Hello students, today we are going to discuss about blood. As you all know, blood is a connective tissue और blood के functions क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट, मेनली ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का, जो भी हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से या स्टमक से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। तो ब्लड से फिर वो जो हमारे रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। येलो कलर का लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और सेल्स। जब आप ब्लड को देखेंगे तो आपको इसको मतलब आपको अलग अलग ऐसे नहीं दिखाई देगा कि आपको येलो फ्लूइड अलग दिखाई दे रहा है और सेल्स अलग दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही मिलके ब्लड को बनाते हैं। तो प्लाज्मा होता है 55% और सेल होते हैं 45%। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, अगर जैसे इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो अब देखो ए जो फिगर है उसके अंदर प्लाज्मा आपको दिख रहा है येलो कलर का, जो कि 55% है, और सेल्स जो हैं 45% है। नेक्स्ट बी फिगर में ये क्लॉट हो चुका है, क्लॉट बन चुका है जिसमें सेरम है और नीचे क्लॉट है। तो सेरम क्या होता है? सेरम जो होता है वो एक लिक्विड होता है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, क्योंकि क्लॉट जो है वो नीचे बन चुका है। जैसे फिब्रिनोजन हो गया तो ये उसमें नहीं होगा सेरम के अंदर। तो अब हम इंडिविजुअल उसकी बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है। प्लाज्मा के अंदर मेनली 90 टू 92% वाटर होता है, और रेस्ट क्या होते हैं? डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस, एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। एज आई टोल्ड यू, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं दे फॉर्म 7% ऑफ द प्लाज्मा। तो जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये हमेशा सर्कुलेशन में रहते हैं। तो ये हमारे टिश्यूज़ में नहीं जाते। जब कैपिलरीज से एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, तो ये हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये एस्केप नहीं कर पाते, क्योंकि जो कैपिलरीज़ हैं उनके जो पोर्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये दे आर टू बिग टू एस्केप फ्रॉम द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज़। तो लार्जली ये जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ब्लड में सर्कुलेशन में रहते हैं, इसकी वजह से ये एक सर्टेन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारी बॉडी से, जैसे कि कुछ किडनी डिजीज़ होते हैं जिसमें ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे यूरिन से लॉस हो जाते हैं, तो क्या होगा, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो टिश्यूज़ से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल के आएगा, विच कॉजेज़ एडीमा। तभी किडनी के पेशेंट्स पे आपने देखा होगा कि एडीमा होता है। तो इन सर्टेन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पर भी जहाँ पर ये जब टेस्ट कराया जाता है तो अगर एल्ब्यूमिन की उसमें मात्रा कम है तो फिर बॉडी में स्वेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो मेंटेन करते हैं इन द बॉडी। सेकंड जो हमारा आ जाता है ग्लोबुलिन्स। ये ग्लोबुलिन्स भी हमारे लिवर में बनता है, और ये एल्ब्यूमिन भी हमारा लिवर में ही बनता है। तो ये जो हमारा ये ग्लोबुलिन है ये एक्ट करता है एज अ एंटीबॉडी। मेनली जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलिन्स। तो अभी आपने देखा होगा कोरोना में कि प्लाज्मा थेरेपी जो हो रही थी उसमें क्या था, उसमें यही एंटीबॉडीज़ जो हैं ग्लोबुलिन्स, यही हम जो इन्फेक्टेड पर्सन्स थे उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जो कोरोना जो वायरस है वो एक्ट करता है एज अ एंटीजन। तो उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है ये इन्फेक्टेड बॉडी में डालेंगे तो ये उस वायरस से फाइट करेगी। अब है आपका सेलुलर कंटेंट ऑफ द ब्लड, जिसमें कि ब्लड सेल्स होते हैं जो कि 45% होते हैं ब्लड के अंदर।
इसमें सबसे पहले होता है रेड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, वाइट सेल्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस, जो कि आपका रेड बोन मैरो में होता है। तो ये जो रेड बोन मैरो, ये कहाँ पर होती है? ये बोन्स के अंदर होती है। तो बोन के अंदर जो बोन मैरो होती है, वहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब हमारी एज 20 ईयर्स की एज तक, ये जो बेसिकली आपकी बोन्स हैं, ये बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होती है, ये रेड ब्लड फॉर्मेशन का काम करती हैं। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होता है? ये जो फैटी येलो मैरो जो होती है, वो रिप्लेस कर देती है रेड बोन मैरो को। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, बोन मैरो जो होती है वो बोन्स के अंदर होती है। लेटर ऑन ये एक येलो फैटी मैरो को रिप्लेस कर देती है, यानी कि अब इसमें कोई एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा, ठीक है। और जो फिर ये जो एरिथ्रोपोइसिस है, ये कहाँ पर होता है? ओनली फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स के अंदर होता है, जैसे कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स हो गए, जिनको हम एंड्स, मतलब लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं, जिनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, वहाँ पर होगा। पेल्विस, स्कल, स्टर्नम, सिर्फ इन बोन्स के अंदर ये एरिथ्रोपोइसिस होता है। तो ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जो ये सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं? बाई कॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता। वैसे सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर होने के बाद ये अपना न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। तो इसमें जैसे कि आप अब कभी अपनी लैब रिपोर्ट्स देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं? ये एरिथ्रोसाइट काउंट के लिए यूज़ होती हैं। तो एरिथ्रोसाइट काउंट क्या होता है? नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स पर लीटर इज़ कॉल्ड एरिथ्रोसाइट काउंट। पीसीवी इज़ पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स इन 1 लीटर ऑफ ब्लड। एमसीवी इज़ मीन सेल वॉल्यूम, ये होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेल्स मेजर इन फेमेटोलीटर्स। फेमेटोलीटर्स होता है 10 टू द रेज़ पावर -15। और MCH इज़ कॉल्ड मीन सेल हीमोग्लोबिन, इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच सेल। ईच सेल में कितना एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, और ये पिकोग्राम में मेजर होता है। MCHC इज़ मीन सेल हीमोग्लोबिन काउंट, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ रेड सेल्स। 100 ml ऑफ रेड सेल्स में कितना ये हीमोग्लोबिन होगा? मीन सेल हीमोग्लोबिन, सॉरी दिस इज़ नॉट काउंट, दिस इज़ कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ल्यूकोसाइट, जिनको हम WBC कहते हैं। ये मेनली डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द माइक्रोब्स और एनी अदर फॉरेन मटेरियल। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड ग्रैन्युलोसाइट्स क्लासिफाइड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे मैंने बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, जो कि रेड बोन मैरो में होता है। ऐसे ही ये जो WBCs होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रैन्युलोपोइसिस। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहले आपका आ जाता है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स है, व्हाट डाई दे टेक अप। जैसे कि अब आपके इसिनोफिल्स हैं, ये क्या, कौन सी डाई टेकअप करते हैं? ये रेड एसिड डाई टेकअप करते हैं, इओसिन, तो इसलिए इसका नाम है इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं, उनको हम स्टेन करते हैं अल्कलाइन मिथाइलिन ब्लू से। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये पर्पल होते हैं, तो ये टेक करते हैं दोनों ही डाइस को। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एक फ़िगर दिखाती हूँ, जो कि न्यूट्रोफिल्स और इस ये देखिए, ये हमारा है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल।
ये जो बेसोफिल्स है इसको हमने स्टेन किया था मिथाइलिन ब्लू से, तो दैट दे आर ब्लू इन कलर। जो इसिनोफिल्स हैं इन्होंने दे टेक अप द रेड डाई, तो ये इसिनोफिल्स हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे दोनों डाई से स्टेन हो जाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर पर्पल। और ये देखिए जो छोटे छोटे इसके अंदर ये हैं डॉट डॉट, ये हैं ग्रैनुअल्स, और ये है इसके अंदर जो बिग सा आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। तो ये जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अंदर देखिए आप जो ये लोब्स हैं ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, एंड दीज आर ग्रैनुअल्स। ये भी देखिए, इसलिए ये हमारे हैं ये तीनों जो हैं वो ग्रैनुलोसाइट्स हैं। अब ये इसके बाद जो हमारे ये लिम्फोसाइट्स में आ जाते हैं, जो कि डेवलप करता है लिम्फोब्लास्ट से, और जो मोनोसाइट होता है वो डेवलप करता है मोनोब्लास्ट से। तो मोनोब्लास्ट से डेवलप करके मोनोसाइट, एंड लिम्फोब्लास्ट से डेवलप करता है फर्स्ट लिम्फोसाइट, देन टी लिम्फोसाइट, एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू बी लिम्फोसाइट। इनको हम कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्योंकि दे लैक ग्रैनुअल्स। तो ये पूरा इसका चार्ट है कि प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल था, उससे ये माइलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, देन मेगा कैरियोसाइट, उससे हमारी जो है प्लेटलेट्स बनती हैं। फिर उसके बाद जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट था उससे एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, एंड देन एरिथ्रोसाइट जो कि विदाउट न्यूक्लियस होता है। और मेगा कैरियोब्लास्ट से जो हमारी प्लेटलेट्स डेवलप करती हैं, एंड माइलोब्लास्ट से हमारा बेसोफिल, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट, एंड लिम्फोब्लास्ट से हमारे लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स।